आजकल जेजे एकदम पीक पे है मित्रों, इतना पीक पे कि जहां जाओ बातें सिर्फ कलिंग गेम्स की ही हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कलिंग गेम्स पे एक वीडियो बना देता हूं। ठीक है, मस्त प्लान है। फिर क्या किया जाए? हाँ, एक काम कर सकता हूं, अपनी पिछली सारी वीडियोस जो कि मैंने कलिंग गेम्स पे बनाई हैं उसको इधर सीक्वेंस वाइज लगा देता हूं। कैसा आइडिया है? मतलब ये जो वीडियो होगी वो कलिंग गेम के रूल्स से शुरू होकर मोस्ट ऑफ द फाइट्स को कवर करेगी। देर किस बात की, शुरू करी जाए वीडियो। और हाँ, थोड़ा अलग दिखूंगा, पुरानी वीडियोस है ना, संभाल लेना। अब इस वीडियो के अंदर सारे फाइट्स कवर्ड नहीं होंगे क्योंकि मैंने पास्ट में सारे फाइट्स को कवर नहीं किया था। बस जो इंपॉर्टेंट फाइट्स थे ना उनको ही मैंने निपटाया था। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे सारे फाइट्स को कवर करने चाहिए तो भैया कमेंट्स में लिख देना और कौन कौन से फाइट्स कवर करूं उस पर नया मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं कलिंग गेम के रूल्स को भी एकदम ढंग से आपको समझाऊंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि लोग कलिंग गेम के रूल्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। सब क्लियर करेंगे अपन कंफ्यूजन। एक्चुअली पास्ट में ही कर दिया था मैंने क्लियर, बट ठीक है अभी भी कर देते हैं एक बार वापस से उसी वीडियो को डाल के। ठीक है, तो ये लंबी सी वीडियो है, पूरी देख सकते हो, मजा आएगा। कलिंग गेम्स एक ऐसा खूनी खेल जो कि दिल में आता है लेकिन समझ में नहीं। वैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी समझाऊंगा ना तो सब कुछ तुम समझ जाओगे। सनी पाजी जैसा 160 प्लस IQ नहीं चाहिए, 80 भी है अगर तुम्हारे पास तो सब क्लियर हो जाएगा। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। लेकिन इससे पहले हम कलिंग गेम्स को समझे, हमें ये जानना होगा कि आखिर ये कलिंग गेम्स शुरू किसने किया, ये शुरू कैसे हुआ और इसे शुरू करने का मकसद क्या है। तो अब तक मेरी वीडियोस देख के आप सबको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि भैया कलिंग गेम्स के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है केंजाकू। केंजाकू का मकसद यह है कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को इस तरह से इवॉल्व कर दे कि पूरी ह्यूमैनिटी ही कर्स्ड एनर्जी को समझे। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड कर्स्ड एनर्जी। बेसिकली वो गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु को रिक्रिएट करना चाहता है, जस्ट लाइक हायानेरा काइंड ऑफ। इसके लिए वो सदियों से अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहा है, जैसे कि कर्स्ड वूम्ब डेथ पेंटिंग्स। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को करके केंजाकू एक बात समझ गया कि कुछ भी वो क्रिएट करता है वो कभी भी उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। ये समस्या है। इसीलिए वो अपना प्लान थोड़ा चेंज किया। तो सबसे पहले तो वो लॉर्ड टेंगेन का मर्जर को रोका जिससे कि वो इवॉल्व हो जाए। फिर वो गोजो को प्रिजन रिल्म में सील करवाया क्योंकि उसे पता था कि गोजो अगर रहा तो उसके सारे प्लान पे पानी फेर देगा। देन वो गेटो के शरीर को अपनाया जिसके पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की ताकत है। मांगा में आगे वो महितो को भी कंज्यूम कर लिया ताकि उसके पास आइडल ट्रांसफिगरेशन की पावर आ जाए। देन महितो के पावर आइडल ट्रांसफिगरेशन से वो दो तरह के नॉन सोर्सरर्स को काइंड ऑफ एक्टिवेट किया। पहले वो जो कि किसी तरह के कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा चुके हैं, फॉर एग्जांपल यूजी इटाडोरी। केंजाकू सदियों से बाइंडिंग वाव बनाता आया था। लाइक हायानेरा के समय में वो सॉर्सरर से कहता था कि फ्यूचर में मैं तुम्हें रीइंकार्नेट करूंगा किसी की बॉडी में, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा। देन कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की मदद से वो पुराने जमाने के सॉर्सरर्स को नई बॉडीज में रीइंकार्नेट किया। ऑफ कोर्स वैसा किया होगा टारगेट को कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स खिला के, जो कि उस वक्त सील होंगे तो इफेक्ट उस वक्त दिखा नहीं, लेकिन जब आइडल ट्रांसफिगरेशन से इन सील्स को हटाया गया तो सारे पुराने सॉर्सरर्स नई बॉडीज में रीइंकार्नेट हुए। फॉर एग्जांपल मेगुमी की जो बहन है उसके शरीर में कौन आई थी? योरुज़ु। अब दूसरे टाइप के वो लोग जिनका दिमाग तो नॉन सॉर्सर वाला है लेकिन उनका कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो गया है। बेसिकली उन्हें कर्स टेक्निक मिल गया है। याद है जुनपेई के साथ कैसा हुआ था? और मांगा में मैं बार बार डिस्कस करता हूँ हीगो रामा, हाँ तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अरे वही हीगो रामा जो डेथ सेंटेंसिंग देता है, मस्त वाला डोमेन एक्सपेंशन था ना, देखना जाके वो वीडियो। ये सब करने के बाद केंजाकू का प्लान है कि वो ह्यूमैनिटी को मास्टर टेंगेन के साथ मर्ज कर देगा। ऐसा करके वो इस तरह के बींग्स को क्रिएट कर पाएगा जो कि सॉर्सरर से भी ऊपर हैं, क्योंकि मास्टर टेंगेन इज द वर्ल्ड। उनके कारण ही तो बैरियर्स है ना। मांगा में आगे वो मास्टर टेंगेन को पकड़ भी चुका है, लेकिन इस रिचुअल के लिए चाहिए उसको ढेर सारी कर्स्ड एनर्जी। अब वो कहां से आएगी? कलिंग गेम से, क्योंकि जब कलिंग गेम के अंदर एक सॉर्सरर दूसरे से लड़ेगा और ऐसा ढेर सारे सॉर्सरर्स करेंगे तो उससे जो कर्स्ड एनर्जी का आउटपुट होगा डिफरेंट कॉलोनीज में, उसका इस्तेमाल इस रिचुअल में किया जा सकता है। वैसे में रिचुअल पूरा होगा और रिचुअल के बाद मास्टर टेंगेन जापान के लोगों से मर्ज कर जाएंगे। फिर पूरे वर्ल्ड में पता नहीं है कैसे फैल जाएगा, क्या होगा इसके बाद कुछ कह नहीं सकते, सब एंटिसिपेशन पे है। लेकिन जो भी होगा केंजाकू का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया ना। मस्त प्लान है।
तो अब समझे कलिंग गेम्स किसने शुरू किया, इसके पीछे का मकसद क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। एनीवेज कमिंग बैक टू द वीडियो, कलिंग गेम को शुरू करने के लिए केंजाकू कई सारे बाइंडिंग वाउस किया था, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि केंजाकू खुद गेम मास्टर नहीं है। तो ऐसे में अगर केंजाकू मारा भी जाता है तो भी कलिंग गेम खत्म नहीं होगा, देखा जाए तो रिचुअल भी फिर खत्म नहीं होगा। बेसिकली केंजाकू ऐसा प्लान किया है कि उसका रिचुअल पूरा होके ही रहे। एनीवेज कलिंग गेम को शुरू करने के लिए थ्रू आउट जापान 10 कॉलोनी स्थापित की गई। ये सब कांड एज यूजुअल जेजेके में हमेशा 31 अक्टूबर को ही हुआ। तो इसके बाद आते हैं रूल्स, तो सारे रूल्स एकदम ध्यान से सुनना। पहले रूल के मुताबिक जिस इंसान का भी कर्स टेक्निक अवेकन हुआ है, बताया था ना मैंने 2 टाइप्स ऑफ पीपल जिनको केंजाकू अवेक कर दिया है, वेल उनको कलिंग गेम्स के अंदर 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। ऐसा वो किसी भी कॉलोनी में इंटर करके कर सकते हैं। दूसरा रूल ये कि जो भी खिलाड़ी पहले रूल को तोड़ेगा उसका कर्स टेक्निक रिमूवल होगा। इस कर्स टेक्निक रिमूवल प्रोसेस में आपका ब्रेन इस कदर डैमेज हो जाता है कि आप जिंदा बच ही नहीं सकते। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वो प्लेयर मारा जाएगा अनटिल उसके पास अगर कर्स एनर्जी है ही नहीं, तो फिर बच सकता है। तीसरा रूल ये कि अगर कोई नॉन प्लेयर कलिंग गेम शुरू होने के बाद किसी भी कॉलोनी में एंटर करता है तो भैया उसका अपने आप पार्टिसिपेशन मान लिया जाएगा। ऐसे में जो भी सिविलियन कॉलोनी के बैरियर के अंदर फंसे हैं उनके पास एक मौका होगा इस कॉलोनी से निकल जाने का, लेकिन निकल जाने के बाद वापस री एंट्री लिए तो भैया आप पार्टिसिपेट कर लिए। चौथा रूल ये कि प्लेयर्स एक दूसरे को मारकर अपना पॉइंट्स बढ़ाएंगे। पांचवा रूल ये कि ये बात गेम मास्टर डिसाइड करेगा कि किसी को मारने के कितने पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ एक जनरल रूल ऑफ थंब है, वो ये कि अगर आप किसी सॉर्सरर को मारते हो तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट, लेकिन अगर आप किसी नॉन सॉर्सरर को मारते हो तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। वैसे अगर आप कर्स स्पिरिट को मारते हो तो उस केस में भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। छठा रूल ये कि अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लेता है तो वो गेम में एक नया रूल ऐड करवा सकता है गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके। ध्यान रहे कि आप कोई भी पुराना रूल सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते और आपका जो नया रूल होगा वो किसी पुराने रूल का डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। गेम मास्टर तो सामने आता नहीं, तो ये जो नेगोशिएशन होता है वो बेसिकली कोगाने नाम का एक शिकिगामी करता है, जिसे आप गेम मास्टर की आवाज समझ लो। इसे आप समन करने पे बुला सकते हैं। तो 100 पॉइंट इकट्ठा करना है, जिसके लिए आपको या तो 20 सॉर्सरर मारने होंगे या फिर 100 सिविलियंस या फिर दोनों का मिक्सचर, चूज कर लो। अब 7वां रूल जो है वो छठे रूल का ही एक्सटेंशन है, जिसके मुताबिक कोई भी नया रूल जो ऐड करवाया गया है वो तभी लागू होगा जब गेम मास्टर ओके करेगा। अगर गेम मास्टर डिनाई करता है तो वो रूल लागू नहीं होगा। नाउ 8वां और आखिरी रूल वो ये कि अगर किसी प्लेयर का 19 डेज में पॉइंट चेंज नहीं होता तो उसका भी हो जाएगा कर्स टेक्निक रिमूवल, यानी 19 दिन के अंदर आपको किसी ना किसी को मारना ही होगा, तभी तो पॉइंट चेंज होगा। वैसे ये मारने वाला बात नहीं लिखा है, सिर्फ पॉइंट चेंज वाला बात लिखा है। क्यों बोल रहा हूं आगे समझ जाओगे। तो दोस्तों ये थे कलिंग गेम्स के 8 मेन रूल्स, लेकिन इसके बाद 6 और रूल ऐड करे गए। कैसे ऐड किए गए होंगे? 100 पॉइंट्स कलेक्ट करके। तो वो 6 भी मैं आपको बता देता हूं। तो 9th रूल हाजिमे काशिमो द्वारा ऐड किया गया, जिसके मुताबिक कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर का सारा इंफॉर्मेशन जान सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर के नाम क्या है, उनके पास कितने पॉइंट्स है, वो किस कॉलोनी में है, साथ ही वो कितना रूल्स ऐड करवाए हैं इत्यादि। यहाँ आप कुगाने से बात करके अपना मनपसंद इन्फो निकाल सकते हो। लाइक आप उससे पूछ सकते हो कि भैया ऐसे सारे प्लेयर का लिस्ट मुझे दे दो जिसका 100 पॉइंट से ज्यादा है। कुगाने ऐसा कर देगा। 10th रूल जो है वो हिगुरामा ऐड करता है, जिसके मुताबिक एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के साथ पॉइंट एक्सचेंज कर सकता है। बेसिकली प्लेयर्स पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, और देखा जाए तो ये 8th रूल का तोड़ है। डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन एक लूप होल निकाल लिया गया है। याद है ना, 8th रूल के मुताबिक 19 डेज के अंदर आपको अपना पॉइंट चेंज करना है। मतलब पॉइंट ट्रांसफर करके भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए 19 डेज के बाद भी किसी को मारने की जरूरत नहीं, बशर्ते कोई आपको पॉइंट देने के लिए तैयार है। अब 11th रूल मेगुमी ऐड करता है, जिसके मुताबिक कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट्स दे के गेम को छोड़ सकता है, लेकिन उसे एक सब्स्टिट्यूट लाना होगा। अब ये सब्स्टिट्यूट लाने वाली बात इसलिए क्योंकि कलिंग गेम्स को आप छोड़ नहीं सकते, तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। तो अगेन यहाँ छोटा सा लूप होल। तो हाँ, 100 पॉइंट्स कलेक्ट करो, देन एक सब्स्टिट्यूट को लाओ और खुद निकल लो। नाउ 12th रूल योरुजु ऐड करती है, जिसके मुताबिक कोई भी प्लेयर डिफरेंट कॉलोनीज के बीच एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हैं। अब 13वां रूल खुद केंजाकू ऐड करता है, जिसके मुताबिक 18 नवंबर को रात के 9:09 के बाद कोई भी नया प्लेयर कलिंग गेम्स में नहीं जुड़ेगा। और फाइनल 14th रूल भी केंजाकू ऐड करता है, जिसके मुताबिक कलिंग गेम्स तब तक चलता रहेगा जब तक सिर्फ 2 प्लेयर जिंदा नहीं बचते, और वो 2 लोग हैं गेटो और मेग्यूमी। गेटो इसलिए क्योंकि उसके अंदर तो खुद केंजाकू है, और मेग्यूमी इसलिए क्योंकि सुकुना अब मेग्यूमी के अंदर है। हाँ, बेसिकली केंजाकू और सुकुना को छोड़ के जब तक सारे लोग मर नहीं जाते तब तक कलिंग गेम्स चलता रहेगा। तो इसी के साथ मैंने आपको कलिंग
गेम के सारे रूल समझा दिए हैं और अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों कलिंग गेम्स के अंदर इतना मारधार चल रहा है। वो भी पुराने जमाने के सॉर्सरर्स आ रहे हैं, नए जमाने के सॉर्सरर्स, सबके बीच टक्कर हो रही है। समझ रहे हो ना, पुराने जमाने के कैसे आए, कहां से आए और क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो बेसिकली जेजे के चैप्टर 237 में फिलहाल सुकुना और काशिमो आपस में भिड़ रहे हैं एंड दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर ये काशिमो है कौन। क्या वो सुकुना को हरा पाएगा या फिर एवे ही कूद गया फाइट में। वेल, इन सब चीजों को थोड़ा समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर काशिमो कौन है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही काशिमो का मांगा में हकारी से और पांडा से फाइट हुआ है, वो डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। इससे तुम्हें काशिमो की ताकत का अंदाजा तो लग ही जाएगा। तो काशिमो एक 400 साल पुराना सॉर्सरर है जिसके लाइफ का एक मकसद है कि भैया वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से लड़ता रहे। अपनी पूरी जिंदगी काशिमो डिफरेंट सॉर्सरर से लड़ता रहा, उनको हराता रहा। इनफैक्ट वो एक टाइम पे पूरा बैटलफील्ड साफ कर देता था। ऐसे में 400 साल पहले काशिमो से केंजाकू मिलता है और ये दोनों एक बाइंडिंग वाव बनाते हैं। इसके तहत काशिमो को कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा जब कभी भी वो रीइंकार्नेट होगा और बदले में काशिमो को स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से लड़ने का मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ बात सुकुना की हो रही है। अब उस टाइम तो काशिमो काफी बूढ़ा हो गया था, तो देखा जाए ये उसके लिए एक अच्छी डील थी। तो जब कलिंग गेम शुरू हुआ, इसमें काशिमो एक यंग बॉडी में रीइंकार्नेट होता है और भैया कलिंग गेम के अंदर काशिमो लिटरली कोहराम मचाए हुए है। काशिमो सिर्फ 12 दिन में 200 पॉइंट कलेक्ट कर लिया था, यानी कि मिनिमम वो 40 सॉर्सरर्स को मार दिया होगा। कलिंग गेम में पहला न्यू रूल काशिमो ही ऐड किया था अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, जिसकी मदद से वो कोगाने से किसी भी प्लेयर की इन्फो ले सकता है। मांगा में कलिंग गेम्स के दौरान टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में काशिमो होता है, जहां उसकी भिड़ंत पांडा और हकारी से होती है। तो काशिमो की पहली लड़ाई पांडा से हुई थी, जहां वो सिर्फ एक पंच में पांडा को अंदर से हिला दिया था। पांडा तुरंत रियलाइज कर लिया था कि काशिमो की जो कर्स्ड एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स हैं। मतलब बंदे का जो पूरा शरीर है वही इलेक्ट्रिफाइड रहता है, मुक्का मारता है तो झटके लगते हैं। ये तो वैसा हो गया कि मुक्का मिला साथ में बिजली के झटके आपको फ्री। पांडा तुरंत गोरिल्ला मोड में जाकर अनब्लॉकेबल ड्रमिंग बीट का इस्तेमाल करता है, जिससे काशिमो को इंटरनल डैमेज होता है। लेकिन यहाँ काशिमो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके लिटरली पांडा का एक हाथ उखाड़ देता है। फिर वो पांडा को बढ़िया से पेलता है एंड देन पेलने के बाद पूछता है कि अब तुम मुझे सुकुना के बारे में बताओ। अब पांडा सुकुना के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन वो अपने तीसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। याद है ना तीसरा फॉर्म क्या है? उसकी बहन का ट्राइसेराटॉप्स मोड। अब इस मोड में पांडा काशिमो पे जरूर भारी पड़ सकता था, तो ऐसे में काशिमो अपने एक यूनिक पावर का इस्तेमाल करता है। बेसिकली वो अपने इलेक्ट्रिफाइड कर्स्ड एनर्जी के चार्जेस को सेपरेट कर देता है, यानी पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग। अब पॉजिटिव चार्ज को वो पांडा में ट्रांसफर कर देता है, वही नेगेटिव चार्ज को वो अपने शरीर से डिस्चार्ज नहीं होने देता है टू द ग्राउंड। बेसिकली इससे होगा ये कि जो ओपोनेंट होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज चला गया है, उस पे एक शॉ हिट वाला लाइटनिंग बोल्ट लगेगा। अब भैया लाइटनिंग आप पे गिरा है तो क्या होगा? आपके चीथड़े उड़ जाएंगे और वही पांडा के साथ हुआ। मतलब देखा जाए तो काशिमो का जो ये वाला अटैक है वो बिना डोमेन एक्सपेंशन के भी शॉ हिट वाली प्रॉपर्टी रखता है। ऐसे ही थोड़ी उसको लोग गॉड ऑफ लाइटनिंग कहते हैं। तो पांडा इस अटैक के बाद ऑलमोस्ट मरने वाला था। मतलब लिटरली काशिमो अपने स्टाफ के अंदर उसका गर्दन रखे हुए था पांडा का और उसको मार ही देता, लेकिन तभी एंट्री होती है किंजी हकारी की। हकारी तुरंत ही काशिमो को एक मुक्का जड़ देता है और इससे काशिमो समझ जाता है कि भैया हकारी के अंदर ब्रूट स्ट्रेंथ काफी है और इसका जो कर्स्ड एनर्जी का आउटपुट है वो भी थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से कहीं ना कहीं काशिमो का जो इलेक्ट्रिक बेस्ड कर्स्ड एनर्जी है इसको हकारी इग्नोर कर सकता है। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस हकारी के आसपास म्यूजिक बज रहा था। अब म्यूजिक क्यों बज रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, कमेंट से बताना। वैसे नहीं पता है तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ दोनों एक डील रखते हैं जिसके मुताबिक अगर हकारी इस फाइट को जीतता है तो काशिमो अपना सारा पॉइंट्स हकारी को यूज करने देगा। वहीं अगर काशिमो जीतता है तो हकारी काशिमो को सुकुना के बारे में सब कुछ बताएगा जो उसे पता है। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे उठा पटक शुरू और हकारी को अचानक से बोनस कर्स्ड एनर्जी मिलता है जिसकी मदद से वो काशिमो को जोरदार मुक्का जड़ता है। दोनों एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे थे और इसी बीच काशिमो अपना लाइटनिंग बोल्ट वाला अटैक हकारी पे छोड़ता है। इस अटैक से हकारी का लेफ्ट आर्म ही उड़ गया था, लेकिन हकारी तुरंत ही अपने आर्म को रीजनरेट करता है एंड देन
काउंटर अटैक लॉन्च करता है। अब इससे काशिमो अज्यूम करता है कि जरूर हकारी के पास एक बहुत ही अच्छी रिवर्स कर्स टेक्निक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हकारी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता है, तो आर्म रीजनरेट कैसे हुआ? डोमेन का चक्कर है। बेसिकली ये जो डोमेन है ये एक रियल लाइफ पचिंको मशीन के थीम पे बेस्ड है। अब पचिंको मशीन क्या होता है? वो गेमिंग मशीन्स होते हैं ना जापान में, जहां कॉइन डालो, लीवर को खींचो, सेम 3 आ गया तो आप प्राइज जीत गए, कुछ जैकपॉट। हाँ, वही होता है पचिंको मशीन। अब हकारी का एम होता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जैकपॉट को हिट करने का, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाया तो 4 मिनट 11 सेकंड के लिए उसके पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी आ जाएगी। साथ ही उसका जो रिवर्स कर्स टेक्निक है, जो कि हकारी को ठीक से आता भी नहीं, वो ऑटोमेटिक पे चला जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा। बेसिकली हकारी अपने अनलिमिटेड कर्स एनर्जी से आपको पेलेगा, और अगर आप उसको पेलोगे तो ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक से वो हील भी कर जाएगा। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा ओपी। इस पूरे 4 मिनट 11 सेकंड के दौरान एडमायरिंग यू सॉन्ग बजेगा, जो कि प्राइवेट प्योर लव ट्रेन का थीम सॉन्ग है। अब यहां आता है एक ट्विस्ट। 4 मिनट 11 सेकंड के बाद किंजी हकारी वापस से अपना डोमेन खोलेगा। अगर वो फिर से जैकपॉट हिट किया तो ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो हाँ, हकारी ये काम करता जाएगा, हिट करता जाएगा, आपको पेलता जाएगा। ऑल्दो उसके जैकपॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 in 239 होते हैं, लेकिन अपने लक के कारण हकारी मोर ऑफन देन नॉट जैकपॉट हिट कर जाता है। तो यही है उसका डोमेन एक्सपेंशन का प्रॉपर्टीज। और आप सोच रहे हो कि भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं ये डोमेन, समझ में तो सब आ गया। तो हाँ, डोमेन के इफेक्ट्स को आप अच्छे से समझ गए हो, लेकिन ये जैकपॉट हिट कैसे करता है वो वाला जो पार्ट है, वो जब मैं आपको अभी समझाना शुरू करूंगा तो सब सर के ऊपर से जाएगा। क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछूंगा। मैं वैसा टीचर हूं जो कि जिसे सब्जेक्ट नहीं आता है जो वाला, तो वो क्लास में रीडिंग कर देता है और फिर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे को डांट देता है। इसीलिए मैं पेपर से देख के इसका रीडिंग करूंगा और आप लोग मेरी रीडिंग को सुनो। तो यहाँ प्राइवेट प्योर लव ट्रेन से 7 कैरेक्टर्स हैं, जिनके नाम है आया साइतो, सायुरी आमनोगावा, यूमे आसागिरी, हीरो कातो, सुजुका शिमुजा, सायाका यामागुची और यूकी यामागुची। तो डोमेन कास्ट होते हैं, इसके सारे रूल्स यूजर और ओपोनेंट के दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। ये डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड्स में बन जाता है, क्योंकि ये एक नॉन लीथल डोमेन है, तो इसको कास्ट करना आसान है। ओह शिट, मैंने आपको बता दिया कि ये वाला नॉन लीथल है। क्वेश्चन पूछना था। तो डोमेन स्टार्ट होने पे गेम पहले तो नॉर्मल मोड में शुरू होता है, सब कुछ एकदम न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे हकारी 3 तरह के विजुअल इफेक्ट्स को समन कर सकता है। यहाँ शटर डोर और रिवर्स वॉल एक ऑफेंसिव अटैक है, वहीं पे कंसेक्यूटिव इफेक्ट्स एक डिफेंस है। मतलब कि डोर को शट करके आप अटैक कर सकते हैं, देन रिवर्स बॉल को दूर से मार सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन कंसेक्यूटिव इफेक्ट होता है एक डिफेंस टेक्निक, जहां आप पे अगर कोई अटैक करता है तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने सामने वाले ओपोनेंट पे ही। अब हकारी इनमें से किसी एक इफेक्ट को समन करता है और उनका कलर बताता है कि उनके जैकपॉट हिट करने का कितना चांसेस है। लाइक ग्रीन मतलब कम चांसेस है, रेड मतलब कि हाँ ठीक ठाक चांसेस है, लेकिन गोल्डन मतलब बहुत हाई चांसेस है। यहाँ एक रेनबो कलर इंडिकेटर भी है जो कि जैकपॉट गारंटी करता है। तो ये सब समन हो जाने के बाद 4 अलग रीची सिनेरियोज आते हैं, जो कि अगेन आपको बताते हैं कि भैया आपके जैकपॉट हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कितना चांसेस है आप हिट कर पाओगे। जैसे एक सिनेरियो में यूजर ओपोनेंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक स्पॉट पे जहां कैरेक्टर यूकी को गेट से पास करना है। अगर वो पास कर गया तो हकारी जैकपॉट हिट करेगा, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे ही 3 सिनेरियोज और हैं जिसमें कुछ के चांसेस ज्यादा है, कुछ के मीडियम, कुछ के कम, और अगर कोई भी सिनेरियो हिट होता है तो हकारी को मिल जाएगा जैकपॉट। अब क्योंकि हकारी लकी है तो वो कैसे ना कैसे करके जैकपॉट को हिट कर ही जाता है। ओपोनेंट के यहां कुछ इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसे सब कुछ देखना है और भाग्य भरोसे रहना है, क्योंकि ये एक नॉन लीथल डोमेन है जहां पे आपको सेट रूल्स को फॉलो करना ही होगा। मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। तो ये है आइडल डेथ गैम्बलिंग, शॉर्ट में बताया हूं, समझ आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ आया तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हाँ, यहां मैंने एक ही सिनेरियो बताया था क्योंकि मांगा में एक ही सिनेरियो हुआ था। अगर ज्यादा सिनेरियो बताया होता तो मैं आपको समझा देता, मुझे भी नहीं पता, मुझे खुद कंफ्यूजन है। मेरे से मत पूछो यार सवाल, क्यों पूछ रहे हो? मैं वो टीचर हूं जो गुस्सा भी हो जाता हूं ज्यादा सवाल पूछने में, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो फाइनली हकारी का जो 4 मिनट 11 सेकंड था वो खत्म होता है, डोमेन उसका बंद होता है, उसकी कर्स एनर्जी वापस से नॉर्मल लेवल पे आती है, लेकिन हकारी फिर से अपना डोमेन खोल लेता है। अब डोमेन खुलते ही काशिमो को शो हिट इफेक्ट की मदद से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हकारी के डोमेन की। अब देखा जाए तो डोमेन का काउंटर कर सकता था हकारी हॉलो विकर बास्केट टेक्निक का इस्तेमाल करके, लेकिन होता क्या है कि नॉन लीथल डोमेन इतने फास्टली खुलते हैं कि आपके पास काउंटर करने का टाइम ही नहीं होता। अब यहाँ डोमेन में प्रोबेबिलिटी वाला गेम चलेगा जहां हकारी को फिर से जैकपॉट हिट करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक ये जैकपॉट हिट करने वाला सिनेरियो आएगा तब तक तो हकारी नॉर्मल कर्स एनर्जी पे है,
तो तब उसको कौन बचाएगा? वेल कोई नहीं, क्योंकि काशिमो यहाँ हकारी को खूब पेलता है, मतलब एकदम कुत्ते जैसा मारता है, क्योंकि ऑब्वियसली हकारी अभी अपने नॉर्मल लेवल पे है और इस लेवल पे वो काशिमो को मैच नहीं कर सकता। लेकिन भैया हकारी अपने डोमेन के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके सीक्वेंसेस को रीप्ले करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि काइंड ऑफ वो सब कुछ अंडू कर दिया। ओके, और सिंप्लीफाई करता हूं। बेसिकली हकारी एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया जब काशिमो उसको पीटा ही नहीं था। भाई इसका डोमेन बहुत ओपी है। देन ये लोग रिची मोड में जाते हैं। अब वो सब मैं नहीं समझाऊंगा वरना बहुत कॉम्प्लिकेट होगा वीडियो और कुछ वैसा इंटरेस्टिंग है नहीं। बस आप ये जानो कि होती है लड़ाई, आगे बढ़ती है एंड फाइनली हकारी फिर से जैकपॉट हिट करता है। यानी देखा जाए तो अगले 4 मिनट 11 सेकंड के लिए हकारी काइंड ऑफ इनविंसिबल हो गया है फिर से। अब काशिमो तो काशिमो है, वो थोड़ी डरता है। वो बोलता है कि मैं इसी 4 मिनट 11 सेकंड में तुम्हें पेलूंगा और वो मारने की कोशिश करता है लिटरली हकारी को उसके बोनस राउंड में। इन दोनों के बीच तगड़ी मारधाड़ शुरू हो जाती है और यहाँ काशिमो अपना लाइटनिंग बोल्ट वाला जो अटैक है वो हकारी के सर पे करता है, क्योंकि देखा जाए तो आरसीटी जो एम्बेडेड है वो हमारे ब्रेन के अंदर ही है और ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आरसीटी काम नहीं करेगा और आरसीटी काम नहीं किया तो इंसान गया फॉर श्योर। इस अटैक से हकारी लिटरली ऑलमोस्ट गया था। वो किसी तरह बचता है, खुद को हील करता है और काशिमो का जो कर्ज नहीं था अपने नाक से निकाल देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अपने नाक से बलगम निकाल लेते हो। सॉरी गंदी बात बोला। अगर वीडियो कुछ खाते हुए देख रहे थे तो रियली सॉरी। खैर बोनस राउंड के सिर्फ 8 सेकंड्स बचे थे और ऐसे में हकारी जी जान लगाकर काशिमो को पेलने बढ़ता है। लेकिन भैया काशिमो भी अपने स्टाफ में अपना लाइटनिंग वाला एनर्जी को कंजर्व करके रखा था और इसी से वो देता है हकारी को एक लीथल ब्लो, वो भी ठीक उसके बोनस राउंड खत्म होने के बाद। जी हाँ, लिटरली हकारी का पेट फट गया था। बोनस राउंड खत्म, यानी कि अब वो आरसीटी यूज नहीं कर सकता, उसको आता ही नहीं है करने, वो तो बस बोनस राउंड में ऑटो पे चलता है। हकारी ऑलमोस्ट हार चुका था, मरने वाला था, लेकिन वो अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके फिर से अपना डोमेन खोलता है और इस बार अपने डोमेन में एकदम जल्दी से जैकपॉट हिट करने के लिए हकारी एक बहुत ही रिस्की दाव खेलता है। इस दाव का प्रोबेबिलिटी 1 in 239 था, मतलब कोई चांस ही नहीं था कि हकारी जैकपॉट हिट कर जाए। मतलब एटलीस्ट काशिमो को तो ऐसा ही लग रहा था कि हकारी तो अब गया, जैकपॉट कैसे हिट करेगा, लेकिन हकारी जैकपॉट फिर से हिट करता है। या लक हो तो ऐसा और फिर से बोनस राउंड शुरू, यानी कि हकारी का आरसीटी आ गया और वो हील कर गया। तो इसके बाद इन दोनों की मारधाड़ चरम सीमा पे पहुंच जाती है। अब हकारी यहाँ दिमाग लगाता है और पास ही में एक ओशन था तो उसके पास अपने डोमेन का बैरियर शिफ्ट करके काशिमो को उसमें डुबोने की सोचता है। अब इससे होगा ये कि अगर काशिमो पानी के अंदर अपनी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जो कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिफाइड कर्स्ड एनर्जी है उसकी, तो भैया उसकी कर्स्ड एनर्जी वाटर में एकदम मस्त होके फ्लो करने लगेगी। कब तक? तब तक जब तक उसकी कर्स्ड एनर्जी पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो जाती। भाई वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर और ओशन वाटर तो सॉल्टी वाटर होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो काशिमो की जो कर्स्ड एनर्जी है वो बह बह के खत्म होने लग जाएगी उससे और तब तक बहती रहेगी जब तक नील नहीं हो जाए। होता भी ऐसा ही कुछ है और क्योंकि टोक्यो नंबर 2 जो बैरियर था वो एक ओशन बैरियर था तो यहाँ पे हम मछली जैसी कर्स्ड स्पिरिट्स को भी देख पाते हैं जिसको हकारी इजिली पेल देता है। डिस्परेशन में काशिमो सी वाटर पे इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करके पॉइजनस क्लोरीन गैस बनाता है जिसकी मदद से वो हकारी को भी पॉइजन करके पानी में गिरा दे और मार दे। अब होता भी ऐसा ही कुछ है, हकारी पे असर पड़ता है पॉइजन का, वो पानी में गिरता भी है, लेकिन उसका जो ऑटो रिवर्स कर्स टेक्निक था साला वो पॉइजन तक को मतलब लिटरली हील कर देता है। तो सिचुएशन ये है कि काशिमो की कर्स्ड एनर्जी बहती जा रही है और हकारी हार नहीं मान रहा। अब बोनस राउंड के सिर्फ 5 सेकंड बचे थे तो ऐसे में काशिमो हकारी का पहले तो अटैक ब्लॉक करता है, देन उसके लेफ्ट आर्म को पकड़ लेता है। अब आर्म क्यों पकड़ा? वेल क्योंकि आर्म के सिंबल से ऐसे कुछ करके ही तो डोमेन को खोला जाता है। सिंबल कर नहीं पाओगे तो डोमेन खुलेगा नहीं, या फिर आर्म ही नोच के फेंक दो तो भी नहीं खुलेगा। देन अपनी बची खुची कर्स्ड एनर्जी लगा के काशिमो क्या करता है कि स्टीम का एक तगड़ा ब्लास्ट करता है और इस ब्लास्ट से हकारी के बचने की चांसेस बहुत कम थी। इन शॉर्ट काशिमो ऐसा मान रहा था कि इस फाइनल ब्लो से हकारी मारा जाएगा। तो ब्लास्ट के बाद काशिमो स्विम करके सरफेस तक आता है और इस पॉइंट पे उसकी कर्स्ड एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि हकारी तो पक्का मर गया, लेकिन तभी हकारी पीछे से आता है एक जोरदार मुक्का देता है। वेल हकारी बताता है कि उसे पता था काशिमो उसके हैंड को क्यों पकड़ा और ऐसे में वो एक इम्प्रॉम्प्टू बाइंडिंग वाव बनाया।
काइंड ऑफ। इसके तहत वो अपने लेफ्ट आर्म को सैक्रिफाइस किया, लेकिन जो कर्स एनर्जी उसके आर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती थी वो पूरी तरह से ट्रांसफर होकर उसके बॉडी को प्रोटेक्ट की, इसीलिए वो ये ब्लास्ट झेल गया। यूजुअली कर्स एनर्जी आर्म्स को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उसी से तो आप बनाओगे डोमेन वगैरह, लेकिन यहां ये उल्टा कर लिया, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट ना कि आर्म को। अब समझे कैसे उस एक्सप्लोजन से हकारी बच गया और ऊपर आ गया है। इन द एंड सीन ये है कि हकारी भले ही एक हाथ के साथ है लेकिन एकदम फिट है, चंगा है, वहीं काशिमो की कर्स एनर्जी खत्म, लेटा हुआ है। तो काशिमो कहता है कि ठीक है मैं हार गया, मुझे मार दो, रुके हुए क्यों हो? तो हकारी कहता है इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हारे पॉइंट्स का तो इस्तेमाल करूंगा। और तुम मरना क्यों चाहते हो? लिटरली यार तुम इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे, इनफैक्ट तुमने तो अपने इनेट टेक्निक का इस्तेमाल किया ही नहीं थ्रू आउट दिस फाइट, तो ऐसे में मैं अपने आप को जीता हुआ नहीं मान रहा हूं, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं इस लड़ाई को जीता हूं। रियल तो तुम हो यार ताकतवर। वेल ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट हकारी देता है और देखा जाए तो हाँ, हकारी यहाँ अपना सब कुछ यूज किया, डोमेन यूज किया, टेक्निक यूज किया, ये वो, लेकिन काशिमो तो अपना इनेट टेक्निक तक इस्तेमाल नहीं किया, बस कर्स्ड एनर्जी, ब्रूट स्ट्रेंथ और एक लाइटनिंग बोल्ट वाला अटैक मार रहा था। तो हाँ, काशिमो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यही सब सोच के हकारी कहता है कि तुम्हें सुकुना से लड़ना है ना, तुमको ये मौका दिया जाएगा, बस बदले में तुम 2-3 काम करो। एक तो हमारी पार्टी में आ जाओ, मतलब हमारे तरफ हो जाओ, दूसरा कि तुम अपना 100 पॉइंट्स यूज करके एक और रूल ऐड कर दो जिसके तहत लोग एक दूसरे के बीच पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काशिमो ऐसा ही करता है और अभी से ही वो अपने हीरो लोगों के साइड आ गया है और हम चैप्टर 237 में देख भी पाए कि कैसे गोजो के मरते ही काशिमो तुरंत लड़ाई में कूदा है सुकुना से लड़ने। वैसे ये वीडियो भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मैं आपको काशिमो के इनेट टेक्निक के बारे में भी बता दूंगा जो कि हम चैप्टर 237 में देख पाए हैं। तो काशिमो के इनेट टेक्निक का नाम है मिथिकल बीस्ट एम्बर। इसकी मदद से काशिमो अपने फ्लैश को रिकंस्ट्रक्ट कर पाता है ताकि वो किसी भी तरह के फेनोमेनन को मैनिफेस्ट कर सके जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई हो। नहीं समझ आया? अरे एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वो अपने ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं ना, उसको बढ़ाकर उसको एक्टिवेट करके ऐसा कर लेगा जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज एकदम भयानक हो जाए, मतलब एजिलिटी बढ़ जाएगा, रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, समझ रहे हो? देन वो साउंड वेव्स को ऑप्टिमाइज और ट्यून करके चीजों के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से खुद को मैच कर पाएगा। देन वो इररेडिएटेड ऑब्जेक्ट्स को वेपोराइज तक कर सकता है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिटरली इस मोड में काशिमो का जो शरीर होता है वो ह्यूमन रिल्म तक को सरपास कर जाता है और उसके अटैक्स बहुत ही ज्यादा ओपी हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम इस इनेट टेक्निक ये है कि काशिमो इसका इस्तेमाल एक ही बार कर सकता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका पूरा फ्लैश ही रिकंस्ट्रक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी तो गई ना आफ्टर यूजिंग दिस टेक्निक। तो हाँ, अपने शरीर को इसी कोलैप्स से बचाने के लिए काशिमो अपने इनेट टेक्निक को बचा के रखा था क्योंकि इसका इस्तेमाल वो स्ट्रॉन्गेस्ट सुकुना के साथ ही करने वाला था। आप लोग भी कहीं ना कहीं सुकुना वर्सेस योरोजु वाली फाइट की डिटेल्स जानना चाहते हो तो वेल आज की वीडियो में यही सब होगा क्योंकि आज हम ना सिर्फ योरोजु के बारे में थोड़ा जानेंगे बल्कि उसके और सुकुना के बीच जो फाइट हुई थी उसके डिटेल्स पे भी बातें करेंगे। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं, तो ध्यान से आगे बढ़ना, अभी ही वार्न कर दिया हूं। तो इससे पहले हम योरोजु और सुकुना के फाइट पे फोकस करें, मैं आपको योरोजु के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। तो योरोजु बेसिकली हायन एरा की एक जुजुत्सु सॉर्सरर थी जो कि काफी पावरफुल थी। वो पहले से ही थोड़ी अलग सी थी जहां उसे कस्टम्स, फॉर्मेलिटीज, ट्रेडिशंस इन सब से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट योरोजु तो कपड़े तक पहनना पसंद नहीं करती थी और उसका अटेंडेंट उसे बोलता रहता था कि ऐसे जियो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, लेकिन एक उसकी सुनती नहीं थी योरोजु। अब हायन एरा के दौरान ही जब योरोजु सुकुना से मिली थी तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। वैसे में वो अपने प्यार से सुकुना के अकेलापन को मिटाना चाहती थी। कैसे? सुकुना को मार देगी एंड देन उसका जो अकेलापन है उसको खुद महसूस करेगी। अब तुम बताओ इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? अब कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वो इसी कंडीशन पे अग्री करी थी कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ने का मौका मिलेगा, वो इज नन अदर देन सुकुना, एटलीस्ट उसकी नजर में ना। ऐसे तो हमारी नजर में बादशाह है अपना, देख रहे हो टी शर्ट पे, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट, वादों से अपने मुकरता नहीं। आगे नहीं गाऊंगा, कॉपीराइट आएगा। नाउ कमिंग टू करंट टाइम, वेल केंजाकू का हजारों साल का प्लान कामयाब हो गया है और फिलहाल कलिंग गेम्स चल रहा है। ऐसे में योरोजु जो है वो मेगुमी की बहन सुमिकी जो है उसके शरीर को हथिया ली है। इनफैक्ट वो सुमिकी जैसा एक्ट भी कर रही थी। मेगुमी उसे अपनी बहन समझकर 100 पॉइंट्स ट्रांसफर करता है ताकि वो कलिंग गेम नामक खूनी खेल से बाहर निकल सके, लेकिन पॉइंट्स मिलते ही योरोजु अपना असली रंग दिखाती है। अब इन पॉइंट्स की मदद से योरोजु एक नया रूल ऐड करती है गेम में जिससे प्लेयर्स डिफरेंट कॉलोनीज में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। कलिंग गेम्स में अगर आपको 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आप एक नया रूल ऐड कर सकते हो। अब पॉइंट्स मिलते कैसे हैं?
वेल या तो आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि अगेन एक रूल के तहत ही ऐड हुआ था, या फिर अगर आप एक जुत्सु सॉर्सरर को मारते हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलता है, यानी 20 को मारोगे तो 100 पॉइंट कलेक्ट होगा। तो योरुज़ु अब फुल फॉर्म में आ चुकी है और वो सुकुना को फाइट के लिए चैलेंज करती है, और ऐसे में सुकुना जो कि अभी इटाडोरी के अंदर है वो इनचेन बोलता है और इटाडोरी के शरीर पे कुछ देर के लिए कंट्रोल ले लेता है। याद है ना वो बाइंडिंग वाउ जो कि सीजन 1 में हुआ था? जी हाँ, उसके तहत सुकुना कभी भी इटाडोरी पे 1 या 2 मिनट के लिए आई गेस कंट्रोल ले सकता है जब वो इनचेन बोलेगा। तो कंट्रोल लेने के बाद सुकुना करता है कि वो यूजी का पिंकी फिंगर काट के मेगुमी के मुंह में ठूस देता है, जिससे अब उसका कंट्रोल मेगुमी के शरीर पे हो चुका है। यानी कि इटाडोरी अब नॉर्मल हो चुका है, उसके अंदर सुकुना नहीं है, बल्कि अब वो मेगुमी के अंदर आ गया। तो यहां से सुकुना सबसे लड़ना वड़ना शुरू करता है, देन कुछ और चीजें होती है, बाथ वगैरह लेता है, एंड देन हम लोग पहुंचते हैं फाइनली सुकुना वर्सेस योरुज़ु के फाइट पे। तो अब सुकुना और योरुज़ु आमने सामने हैं और इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अब ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई कम ऑफ फ्लर्टिंग ज्यादा लग रही थी, क्योंकि योरुज़ु तो सुकुना की तरफ अपना बस प्यार बरसा रही थी। योरुज़ु यहाँ सुकुना से पूछती है कि अगर मैं ये लड़ाई जीत गई तो तुम मुझे क्या दोगे? रोमांटिक सुकुना भी बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो मांगोगी वो दूंगा। ये सुन के योरुज़ु एकदम खुश हो जाती है और वो एक बाइंडिंग वाव बनाती है कि अगर वो ये लड़ाई को जीत जाती है तो सुकुना को उससे शादी करनी होगी। खुशी में योरुज़ु कहती है कि मैं किसी भी लड़की को तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बात है, तुम मुझसे प्यार करती हो, नहीं चाहती हो को और लाइफ में आए। लेकिन इसके बाद वो कहती है कि मैं 3 गांव को खत्म कर दूंगी और तीनों गांव के सबसे हैंडसम लोगों का गर्दन काट के उनको लटकाऊंगी खुशी में। ये कौन सी बात हुई? अगेन मैं पूछना चाहूंगा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? खैर, तो लड़ाई वापस शुरू और सुकुना यहाँ इस्तेमाल करता है डिवाइन डॉग्स का। योरुज़ु यहाँ डिवाइन डॉग्स को डॉज करती है, लेकिन वो एकदम आश्चर्य में थी क्योंकि ये पावर्स तो सुकुना के हैं ही नहीं। सुकुना कहता है कि ये मेगुमी के पावर्स है जो कि मेरा वेसल है, और तुमसे लड़ते वक्त मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, मेगुमी के पावर्स से ही लड़ूंगा। अब ऐसा करने के पीछे एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि सुकुना मेगुमी के सोल को डुबाना चाहता था, मतलब एकदम तोड़ देना चाहता था। I mean, सोच के देखो, अगर वो 10 शैडोज का इस्तेमाल करके योरुज़ु को मार देता है जो कि सुमिकी के बॉडी में है, जो कि मेगुमी की बहन है, तो कहीं ना कहीं मेगुमी के 10 शैडोज के कारण उसकी बहन मारी गई। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? मेगुमी के आत्मा पे दाग लग जाएगा कि वो अपनी बड़ी बहन को ही मार दिया। इससे मेगुमी का जो रिजॉल्व है वो और भी वीक हो जाएगा। मस्त प्लानिंग। कमिंग बैक टू फाइट, योरुज़ु को ये बात पसंद नहीं आती कि सुकुना किसी और के कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो कहती है कि तुम अपने फ्यूचर वाइफ को किसी और के कर्स टेक्निक से छुओगे, ये किंकी स्टफ मुझे पसंद नहीं। ऐसे भी तुम मुझे बिना मेलवेलेंट श्राइन के हरा नहीं सकते। अब इस पॉइंट पे हमें योरुज़ु के कर्स टेक्निक के बारे में थोड़ा बताया जाता है। योरुज़ु का कर्स टेक्निक है कंस्ट्रक्शन। इसकी मदद से वो कुछ भी बना सकती है एक्सेप्ट फॉर स्पेशल ग्रेड कर्स टूल्स, और हाँ, वही चीज बना पाएगी जिसका उसे नॉलेज होगा। अब हजारों साल पहले योरुज़ु अपने कंस्ट्रक्शन का काफी इस्तेमाल करी थी, जहां वो तरह तरह के वेपन्स बनाई थी। ऐसे में वो एक लिक्विड मेटल का इजाद की थी जिसका वॉल्यूम तो शायद चेंज कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा ड्यू टू सेमी ऑटोमेटिक कर्स्ड एनर्जी, ऐसा कुछ है। पॉइंट ये है कि इस लिक्विड मेटल की मदद से वो अपना एक फ्लैश आर्मर बनाई है जिसमें की बायो फंक्शंस। फोटो में आप देख ही पा रहे हो कि ये सूट कैसा दिखता है और इसमें कितने सारे चीज हैं, जैसे कि विंग्स, क्लॉज इत्यादि। अब हमें इस आर्मर के बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री बताई जाती है। तो बात ऐसी है कि हजारों साल पहले जब योरुज़ु अपने कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करती थी, तो किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका ढेर सारा कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल होता था। कहने का मतलब यह है कि उसका जो टेक्निक है वो काफी इनएफिशिएंट था। फिर एक बार योरुज़ु को एक बटरफ्लाई के बारे में पता चलता है जो कि समंदर क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो वेस्पिने वास्प जो होते हैं वो भी एक दिन में 100 किलोमीटर तक उड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो अपने वजन का 100 गुना तक उठा सकते हैं। इतना छोटे होते हैं लेकिन उनका बाइट फोर्स ज्यादा होता है। देख रहे हो, एफिशिएंसी तो उनमें होता है। तो इन्हीं इंसेक्ट्स के एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए योरुज़ु अपना ये आर्मर कंस्ट्रक्ट की है, जो कि आप देख सकते हैं इंसेक्ट की तरह ही दिखता है। इस आर्मर की वजह से योरुज़ु ना सिर्फ मिड रेंज कॉम्बैट में काफी ओपी हो जाती है, बल्कि लिक्विड मेटल को कंट्रोल करने के लिए भी उसका बहुत कम ही कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल होता है। अपने इस फॉर्म में योरुज़ु अपने जमाने में 5 एम्प्टी जनरल को हरा दी थी। बेसिकली यहाँ फुजीवारा क्लैन की बात हो रही है। चलो, बहुत बात कर ली योरुज़ु के पावर्स के बारे में। अब फाइट पे आते हैं, जहां योरुज़ु के इस रूप को देखकर सुकुना कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने नए पावर्स को टेस्ट करूं। तभी हम देखते हैं कि सुकुना के सर पे धर्म चक्र आ चुका है। योरुज़ु यहाँ सुकुना को मारना शुरू करती है और सुकुना ये अटैक्स झेलता है। योरुज़ु यहाँ लड़ते हुए चिल्ला रही थी कि मुझे काट डालो, मेरे जिस्म के अंदर तुम्हारे लिए जो प्यार पनप रहा है उसको अपनी आंखों से देखो। ये लड़ाई चल रहा है अगेन या यहाँ फ्लर्ट हो रहा है? फ्लर्ट भी नहीं, ये तो कुछ वाइल्ड चीजें लग रही हैं। खैर, सुकुना यहाँ अपने राउंड डियर शिकिगामी को समन करता है, जिसके आते ही योरुज़ु का अपने लिक्विड मेटल पर से कंट्रोल छूटने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राउंड डियर जो है वो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके हील करता है,
है और उसके इस टेक्निक के कारण जो लिक्विड मेटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है, जिसके कारण योरोजू का कंट्रोल छूट रहा है। अब जैसे ही योरोजू थोड़ा सा अनस्टेबल होती है कि सुकुना तुरंत ही पियर्सिंग ऑक्स को समन करता है एंड देन उससे योरोजू पे अटैक करवा देता है। अब योरोजू एक बार तो इस ऑक्स का टक्कर झेलती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा संभलती है, उसके स्लिंग को पकड़ के थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट करती है। योरोजू यहां समझ पाती है कि ये ऑक्स जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ही दौड़ के अटैक करता है और जितना इसको दौड़ने का मौका मिलेगा, यानी जितना ये चार्ज करेगा उतना पावरफुल इसका अटैक होगा। अब योरोजू जब तक इस अटैक से संभलती, सुकुना रैबिट स्केप का इस्तेमाल करता है, जिससे योरोजू का पूरा फील्ड ऑफ व्यू ही छिप जाता है। उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आसपास हो क्या रहा है, इतने सारे रैबिट्स उसके आसपास थे। योरोजू समझ नहीं पाती कि सुकुना है कहां, ऐसा क्यों कर रहा है, कि तभी सुकुना ऊपर था और हवा से वो ड्रॉप कर देता है योरोजू के ऊपर मैक्स एलिफेंट शिकिगामी। अब एलिफेंट का कितना वेट होता है और इतना ऊपर से ड्रॉप हुआ है तो कितना इंपैक्ट होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। और ये जो कॉम्बिनेशन पूरा एक अटैक था, इससे योरोजू का आर्मर ध्वस्त हो जाता है। इसके बाद सुकुना स्टाइल में एकदम आता है योरोजू के सामने और लवर बॉय बन के कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे मेल वोलेंट श्राइन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुन के योरोजू रिप्लाई करती है कि मुझे तुम्हें प्यार के बारे में काफी कुछ सिखाना है। वो कहती है कि आई एम द ओनली वन हु विल टीच यू अबाउट लव, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड सॉलिट्यूड इट ब्रिंग्स। ऐसा कह के योरोजू एक परफेक्ट स्फीयर कंस्ट्रक्ट करती है। अब देखो, एक ट्रू स्फीयर का होना इम्पॉसिबल माना जाता है, लेकिन योरोजू यहाँ कंस्ट्रक्ट की थी एक परफेक्ट स्फीयर जिसका ना तो कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा ना ही कोई टच पॉइंट। अब अगर आप इस स्फीयर को टच ही नहीं कर पाओगे तो डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? साथ ही ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर आपके ऊपर डालता है। तो परफेक्ट स्फीयर कंस्ट्रक्ट करने के बाद योरोजू करती है अपना डोमेन एक्सपेंशन, जो कि है 3-fold अफ्लिक्शन। अब ऑब्वियसली कोई भी डोमेन एक्सपेंशन करता है तो सामने वाला ओपोनेंट भी लड़ने के लिए अपना डोमेन खोलता है, लेकिन सुकुना यहाँ ऐसा नहीं करता। और योरोजू भी सोच रही होती है कि सुकुना अपना डोमेन खोल क्यों नहीं रहा। I mean, देखा जाए तो अगर योरोजू अपने डोमेन के शॉ हिट इफेक्ट का इस्तेमाल करके परफेक्ट स्फीयर से सुकुना को क्रश कर दे तो भैया सुकुना तो गया। लेकिन तभी सुकुना बोलता है विद दिस ट्रेजर आई समन माहोरागा। अब माहोरागा जैसे ही लड़ाई में आता है, यानी कि समन होता है, वो परफेक्ट स्फीयर को तोड़ देता है। अब ऐसा कैसे हुआ? वेल, सुकुना योरोजू से कहता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो काफी इनएफिशिएंट है और मैं ऑलरेडी उससे अडेप्ट कर चुका हूं। ऐसे ही सर पे धर्मचक्र थोड़ी घूम रहा। तो जब अडेप्टेशन हो ही गया तो माहोरागा आया, परफेक्ट स्फीयर को एक ही बार में तोड़ दिया, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है उससे तो अडेप्ट कर गया है। अब ऑब्वियसली डोमेन टूटने के बाद योरोजू के अंदर और ताकत बची नहीं थी और वो जमीन पे पड़ी हुई थी। वो कहती है कि मैं खुश हूं सुकुना कि तुम मेरे बारे में इतना जानते हो। इसके बाद वो सुकुना को एक गिफ्ट देती है। अब ये गिफ्ट क्या है ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। बस योरोजू इतना कहती है कि इस गिफ्ट का ढंग से इस्तेमाल करना, क्योंकि मान के चलो कि ये मैं ही हूं। इसके बाद योरोजू नहीं बचती। वहीं हम मेगुमी के सोल को देखते हैं, सुकुना के अंदर जो कैद है, जो कि रो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हाथों उसकी बहन को चोट पहुंचा है। चोट क्या पहुंचा, मारी गई लिटरली शायद। तो यहीं पे सुकुना और योरोजू के बीच की लड़ाई खत्म। तो ये बात कलिंग गेम्स की है जब इटाडोरी एंड को पता लगता है कि कोई हिगुरामा नामक सॉर्सरर है जिसके पास 100+ पॉइंट्स हैं। अब इन्हें रूल ऐड करवाना था उसके 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। तो ऐसे में इटाडोरी रिन अमाई की मदद से हिगुरामा के ठिकाने का अंदाजा लगा पाता है। बेसिकली हिगुरामा एक थिएटर के अंदर अपना धंधा चला रहा था, मतलब कि वो दूसरे प्लेयर्स को पेल रहा था, उनको मार के पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा था। तो इटाडोरी थिएटर के स्टेज पे पहुंचता है जहां वो हिगुरामा को कपड़े पहनकर बाथ टब में स्नान करते देखता है। हिगुरामा को देखकर इटाडोरी तुरंत समझ जाता है कि हिगुरामा कोई पुराने जमाने का रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर नहीं है, बल्कि ये नए जमाने का खिलाड़ी है जिसके अंदर की कर्स टेक्निक जाग गई है। हिगुरामा यूजी से पूछता है कि क्या तुम कभी कपड़े पहनकर नहाए हो? इसमें एक अलग ही मजा है। इसके बाद हिगुरामा कुछ गंदे जोक्स क्रैक करता है, लेकिन इटाडोरी सीधा पॉइंट पे आता है कि भैया मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट्स चाहिए ताकि मैं एक रूल ऐड कर सकूं कलिंग गेम के अंदर। अब ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि ये वो वाला रूल था जिसके अंदर आप पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। अब हिगुरामा अपने 100 पॉइंट से ऐसा कुछ रूल ऐड करने से साफ मना करता है, उल्टा वो एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे देता है। बेसिकली हिगुरामा का कहना था कि वो एक लॉयर हुआ करता था जहां पे अपराधी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, हमेशा बच निकलते थे। लेकिन कलिंग गेम्स में उसे मिली है कर्स टेक्निक, तो यहाँ पे रूल्स फॉलो करना जरूर इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही वो देखना चाहता है कि आखिर ये कर्स रिमूवल होता कैसे है।
मतलब हम सबको पता है उससे लोग मर जाएंगे, तो वो हिगुरामा को देखना था। अब ये सब सुनकर इटाडोरी कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा बकवास, मैं तुमको पीट के तुम्हारे 100 पॉइंट से रूल तुमसे ही ऐड करवाऊंगा। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो बस लड़ाई छिड़ जाती है और इटाडोरी सोचता है कि पहले वो हिगुरामा के अटैक को डिफेंड करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हिगुरामा स्ट्रांग है, तभी तो 20+ सॉर्सरर्स को मार के 100 पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन भैया हिगुरामा सीधा अपना डोमेन खोल देता है, which was deadly sentencing। इस डोमेन को कास्ट करता है हिरोमी हिगुरामा और ये काफी इंटरेस्टिंग डोमेन एक्सपेंशन है। तो जैसे ही हिगुरामा ये डोमेन कास्ट करेगा, आप खुद को एक कोर्ट रूम सिनेरियो में पाओगे। जी हाँ, जहां पे आप होगे डिफेंडेंट, आप होगे कटघरे के अंदर, और जो हिगुरामा है वो होगा प्रोसिक्यूटर। कोर्ट रूम के अंदर एक शिकिगामी होगा जिसे हम जजमैन कह सकते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट वो कौन होगा? जज। कोर्ट रूम के अंदर किसी भी तरह का वायलेंस अलाउड नहीं है, यानी कि यहाँ श्योर हिट इफेक्ट ये सब नहीं चलता, यहाँ चलता है बाइंडिंग वाव। तो बेसिकली यहाँ जजमैन को डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूटर दोनों के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी, जो कि वो दोनों में से किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। फिर जजमैन डिफेंडेंट पे कुछ चार्जेस लगाएगा उनके द्वारा किए गए क्राइम्स के बेसिस पे। ऐसे में डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करेगा और उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे। ये 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा डिनायल, यानी कि डिनाई कर दो कि तुमने ये क्राइम किया ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन होगा कन्फेशन, यानी कि तुम कन्फेस कर लो कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। तीसरा ऑप्शन होगा साइलेंस, यानी कि चुप्पी साध लो, कुछ बोलो ही नहीं। यहाँ डिफेंडेंट खुद को किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट दे के डिफेंड कर सकता है, इनफैक्ट झूठ तक बोल सकता है। अब प्रोसिक्यूटर यानी कि हिगुरामा डिफेंडेंट के अगेंस्ट होगा और उसको जजमेंट के द्वारा एक पार्सल मिलेगा जिसमें आपके अगेंस्ट एविडेंसेस है। अब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो एविडेंस दिया गया है वो कॉन्क्लूसिव ना हो। इनफैक्ट ये एविडेंस जो वहां पे फंसा हुआ है डिफेंडेंट, उसके साथ शेयर तक नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा होगा, अपने आप को डिफेंड करो, ये वो, और इन द एंड जजमेंट अपना वर्डिक्ट देगा, जो कि किसी भी तरह का पनिशमेंट हो सकता है। मांगा में इटाडोरी इसके अंदर फंसा था और वहां पे हम 2 तरह के पनिशमेंट के बारे में जान पाए थे। तो एक पनिशमेंट था कॉन्फिस्केशन, जिसके तहत जो भी डिफेंडेंट होगा वो कुछ समय के लिए अपना कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में वो बहुत ही आसान टारगेट बन सकता है। आप समझ सकते हो, अगर कर्स्ड एनर्जी नहीं है तो भैया पिट सकता है इंसान। अब यहाँ पे एक बड़ा पनिशमेंट भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केशन डेथ पेनल्टी, और इसमें जजमेंट जो है वो प्रोसिक्यूटर को एक स्वॉर्ड देगा। इस स्वॉर्ड को कहते हैं एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड की मदद से डिफेंडेंट को काटा जा सकता है, जिससे वो मारा जाएगा। वैसे यहाँ एक लूप होल भी है, अगर डिफेंडेंट कन्फेस नहीं किया था कि वो क्राइम किया है, तो ऐसे में वो रीट्रायल मांग सकता है और वापस से कोर्ट रूम शुरू हो जाएगा। इस डोमेन एक्सपेंशन के कारण आसपास का एरिया जो था वो कोर्ट रूम जैसा बन जाता है। यहाँ इटाडोरी हिगुरामा को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किक अपने आप ही हवा में रुक जाता है। इनफैक्ट इटाडोरी सडनली अपने कटघरे में पहुंच जाता है, एंड देन हिगुरामा बताता है कि उसका जो ये डोमेन है वो नॉन लीथल डोमेन है, जहां पे वायलेंस अलाउड ही नहीं है। अब ट्रायल का जो वर्डिक्ट निकलता है, सजा उसी मुताबिक होगी। जैसे कि इटाडोरी पे ये इल्जाम लगाया गया था कि 16 जुलाई 2017 को वो माजी वेगस पचिंको पार्लर के अंदर गया था, जबकि वो उस वक्त 18 साल का नहीं था। वो जगह 18+ लोगों के लिए है। अब इटाडोरी के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो अपना गुनाह मान ले यानी कि कन्फेशन, या फिर वो एकदम ही मना कर दे कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं यानी कि डिनायल, या फिर वो चुप्पी धारण कर ले, कुछ बोले ही नहीं यानी कि साइलेंस। अब डिनायल वाले केस में इटाडोरी झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि भले ही जजमेंट को सब पता है, बट स्टिल वो हिगुरामा को सिर्फ एक एविडेंस देगा, और उस एविडेंस के तौर पे जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाता तब तक सजा नहीं मिलेगी। बेसिकली जजमेंट जो है वो कोर्ट रूम के ड्रामा के हिसाब से वर्डिक्ट देगा। इस बात पे वर्डिक्ट नहीं मिलेगा कि एक्चुअली में चीजें हुई थी या नहीं। जैसा आप प्रेजेंट कर पाओगे, अगर आप अच्छा झूठ बोल के अपना केस जीत जाते हो तो आप बच जाओगे। नहीं आया ना समझ? कोई बात नहीं, अभी जब मैं बताऊंगा आगे क्या हुआ तो सब समझ जाओगे। तो यहाँ इटाडोरी झूठ बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं गया था पचिंको पार्लर में, लेकिन गैम्बलिंग करने नहीं गया था, मुझे जोर की सूसू आई थी तो मैं सूसू करने गया था। ये सुन के हिगुरामा एविडेंस लाता है जिसके अंदर इटाडोरी की एक फोटो थी, जहां वो एक्सचेंज वाले जो काउंटर था वहां पे खड़ा था, यानी अपने जीते हुए टोकन्स को येन में बदल रहा था। ये फंस गया। अब एविडेंस देख के यूजी की बोलती बंद। वो कहता है ये तो चीटिंग है, इसको देख के तो प्रूव हो ही जाता कि मैं गैम्बलिंग कर रहा था। चीटिंग करता है तू। लेकिन हिगुरामा समझाता है कि तुम अभी भी बच सकते थे। देखा जाए तो वो जो एक्सचेंज था वहां तुम हो सकता है नॉर्मल पैसा वगैरह एक्सचेंज करने भी गए होगे, तो तुमको बस इतना बोलना था कि मैं कभी पचिंको पार्लर में गया ही नहीं, और इस एविडेंस से प्रूव भी नहीं हो पाता कि तुम वहां अंदर गए या नहीं गए। एक्सचेंज पे तो भाई कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपने इटाडोरी का साबुन स्लो है ना, समझ नहीं पाया वो। तो ऐसे में जजमैन बोलता है गिल्टी और सजा मिलती है कॉन्फिस्केशन।
इससे इटाडोरी की कर्स्ड एनर्जी कुछ देर के लिए उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, यानी कि इटाडोरी अपने कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। फिर डोमेन बंद होता है और हिगुरामा एक गैवल यानी वो हैमर जैसा होता है ना कोर्ट रूम के अंदर ऑर्डर वाला, हाँ, उसकी मदद से इटाडोरी पे हमला कर देता है। हिगुरामा यहाँ गैवल का साइज बड़ा छोटा करके इटाडोरी को खूब पेलता है। लेकिन भैया इटाडोरी ये सारा हमला झेल जा रहा था। हिगुरामा कहता है कि यूजुअली मैं जिसको भी इस गैवल से मारा हूं वो एक शॉट में डन हो जाता है, लेकिन तुम्हें तो कुछ हो नहीं रहा वैसा खास। अरे हिगुरामा का थोड़ी पता कि इटाडोरी भैया गिफ्टेड है, उसका शरीर ही तो उसका पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे अटैक से उसको। इनफैक्ट इटाडोरी तो अपने फिजिकल एबिलिटीज की मदद से मस्त लड़ रहा था और ऐसे में हिगुरामा एक स्टाफ समन करता है और पूरा ताकत लगा के इटाडोरी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इटाडोरी इससे ही बच निकलता है। भैया उसका यूएसपी ही स्ट्रेंथ है, कर्स्ड एनर्जी नहीं भी हो तो भी बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिगुरामा कहता भी है कि इटाडोरी से लड़ना मतलब एक ऐसे डॉल से लड़ना जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि बिना कर्स्ड एनर्जी के कहीं ना कहीं इटाडोरी स्ट्रगल तो कर ही रहा था, मतलब वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसे वो कभी नहीं जीत पाता। वैसे में इटाडोरी थोड़ा दिमाग चलाता है और वो मांगता है रीट्रायल। जी हाँ दोस्तों, 2 बार रीट्रायल मांगना पॉसिबल था क्योंकि देखा जाए तो इटाडोरी अपने मुंह से कभी कबूल ही नहीं किया था कि वो गिल्टी है। तो इटाडोरी के रीट्रायल मांगते ही मार धाड़ बंद, वापस से कोर्ट रूम वाला सिनेरियो बन गया, यानी कि डोमेन वापस से खुल गया और शुरू हो गया वापस से कोर्ट रूम ड्रामा। तो इस बार जजमेंट अक्यूज करता है इटाडोरी को कि 31 अक्टूबर 2018 की रात को शिबुया में इटाडोरी ने मास मर्डर किया था। 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर, इन्हीं दो में से कोई डेट है, मैनेज कर लेना, पता नहीं, तुम्हें पता है तो कमेंट्स में बताना। अब ये इल्जाम सुन के इटाडोरी कोई डिफेंड नहीं करता, सीधा कहता है हाँ मैंने मारा था। ये सुनते जजमेंट वर्डिक्ट देता है कि कन्फिस्केशन विथ डेथ पेनल्टी। अब इसमें अगेन इटाडोरी की कर्स्ड एनर्जी तो गई, साथ ही हिगुरामा के हाथ में एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड आ जाता है और इस स्वॉर्ड के एक कट से ही सामने वाला मारा जाएगा, यानी इटाडोरी पे अगर ये हमला हुआ और उसे लग गया तो वो खत्म। तो हिगुरामा इटाडोरी को मारने आगे बढ़ता है अपने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड की मदद से, लेकिन इटाडोरी मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है एंड फिजिकली वो कहीं ना कहीं हिगुरामा को थोड़ा बहुत ओवरपावर कर रहा था। एक मोमेंट आता है जहां हिगुरामा अपने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और इटाडोरी अपने मुक्के के साथ। इटाडोरी अपना मुक्का हिगुरामा को जड़ देता है, लेकिन फॉर सम रीजन उसी मोमेंट पे हिगुरामा अपना जो कर्स टेक्निक था उसको ही डिसेबल कर देता है, यानी ये सब डोमेन वाला खेल बंद कर देता है। परिणाम अनुसार हिगुरामा जोर का मुक्का खाता है इटाडोरी का, लेकिन इटाडोरी को तलवार का कट नहीं लगता है। अब हिगुरामा बंद क्यों किया अपना टेक्निक? वेल यहां में बताया जाता है कि हिगुरामा को जो एविडेंस जजमैन दिया था उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, तो उसके मुताबिक सुकुना इटाडोरी पे ओवरपावर करके शिबुया में मास मर्डर किया था। तो पीनल कोड आर्टिकल 39 सेक्शन 1 के तहत अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है लेकिन वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था, कोई और उससे करवा रहा था, तो इसमें उस इंसान की गलती नहीं है, यानी कि इटाडोरी क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, वो इनोसेंट है। और जैसे ही हिगुरामा को यह बात पता चलती है वो अपना टेक्निक डीएक्टिवेट कर लिया था, वरना तलवार लग सकता था इटाडोरी को और इटाडोरी जो कि अपना मेन कैरेक्टर है वो यहीं पे मारा जाता। अब आप बोलोगे अगर ऐसा है सुकुना ये सब किया था तो इटाडोरी खुद को गिल्टी एक्सेप्ट ही क्यों किया था? वेल इटाडोरी के अंदर थोड़ी सी एक भावना थी कि मैं सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसमें मेरी गलती है, मेरी वजह से लोग मारे गए। थोड़ा सेल्फलेस टाइप का बंदा है, आपको पता ही होगा, मेन कैरेक्टर है, तो उसको ये फीलिंग थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने आप को गिल्टी मान लिया था, अभी सुकुना मेरे ऊपर कंट्रोल पाया। तो हाँ, अब हिगुरामा का कहना था कि ऐसे ही वीक लोग की मैं मदद करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो लोग इस खूनी खेल में फंसे रहे, तो ये लो मेरा 100 पॉइंट, मतलब लो नहीं, मैं अपने 100 पॉइंट से ये रूल ऐड कर देता हूं कि पॉइंट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, यानी कि अब इस गेम में सर्वाइव करने के लिए आपको 19 दिन के अंदर किसी को मारना जरूरी नहीं है, पॉइंट्स ट्रांसफर करो और बच जाओ। तो ये रूल हो जाता है अप्रूव, जिसके बाद हिगुरामा 1 पॉइंट अपना इटाडोरी को देता है ताकि इटाडोरी को भी 19 दिन तक किसी को मारना ना पड़े। फिर हिगुरामा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इटाडोरी कहता है रुको जरा, मुझसे दोस्ती करोगे? कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। बेसिकली इटाडोरी देख लिया था कि हिगुरामा कितना स्ट्रॉन्ग है और वो समझ गया था कि आगे हम इसकी मदद ले सकते हैं किसी और लड़ाई में जहां हमें ओपोनेंट से, विलेन वगैरह से लड़ना पड़ेगा। लेकिन हिगुरामा मना करते हुए कहता है कि उसके पास अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो कि वो जज को और एग्जीक्यूशनर को मार के पाया था, जो कि ह्यूमंस थे ऑब्वियसली, तभी 1-1 पॉइंट मिले दोनों के, जो कि उसके हिसाब से गलत चीज था। तो हाँ, जब ये बैरियर खुल जाएगा तो हिगुरामा अपने आप को टर्न इन कर देगा और तब तक वो पश्चाताप करना चाहता है अकेले, तो अपने कर्मों की सजा को वो भुगतना चाहता है और इसीलिए वो अकेले
कराना चाहता है और ये कह के हिगुरामा निकल लेता है। यहीं पे इनकी लड़ाई खत्म। साथ ही यहाँ पे वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनसे भी लाइक करवाना। और हाँ, जेजेके पे आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।